डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में हम पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। एक्चुअली ये जो चैप्टर है डीएनए, ये जो टॉपिक है डीएनए, ये मैंने लिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 का जो एक जेनेटिक्स का एक चैप्टर है। बेसिकली ये जो डीएनए का पार्ट है वहीं से रिलेटेड है, यानी ये जो डीएनए जो हम कंप्लीट करेंगे ये नीट के सिलेबस को कवर करेगा, साथ साथ 12 क्लास के भी सिलेबस को कवर करने वाला है। और हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो सेशन में यदि अंत तक बने रहेंगे तो डीएनए में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि डीएनए से रिलेटेड कुछ और भी बातें जैसे नाइट्रोजनस बेसेस के बारे में, पेंटोज शुगर के बारे में और फॉस्फेट के बारे में मैंने डिस्कस किया है अपने ही वीडियो में, जो इसी प्लेलिस्ट में होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 1 में। तो चलिए डीएनए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो डीएनए है, डीएनए का डिस्कवर किसने किया था? डीएनए का डिस्कवर किया था मीसर ने। इनका पूरा नाम था फ्राइडरिक मीसर, जिन्होंने फर्स्ट सेल में न्यूक्लिक एसिड को खोजा था। डीएनए टर्म वाज गिवन बाय जेचेरिस। ये दोनों पॉइंट आपको रिमेंबर करके रखने वाला है कि भाई डिस्कवर किसने किया, तो एफ मीसर ने किया, और जो टर्म डीएनए दिया गया था वो जेचेरिस के थ्रू दिया गया था। ये जो मैंने नोट्स बनाया है वो कंप्लीट नीट बेसिस पे है। तो आपको यदि अच्छे से समझना है तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और एक एक बात को आप नोट करना शुरू करिए, तभी आप मेरे साथ सीख पाएंगे। देखिए, आपको एक चीज और जानकारी होनी चाहिए कि आखिर डीएनए रहता कहाँ है, इसका लोकेशन होता कहाँ है। तो डीएनए होता है आपका, कुछ मैं पेजेज ले लूं, डीएनए होता है न्यूक्लियस में। आपने नाम सुना होगा क्रोमोजोम्स का, आपने नाम सुना होगा क्रोमोजोम का। हम लोगों के बॉडी में क्रोमोजोम्स होता है 46, जिसमें 23 आता है फ्रॉम मदर साइड से एंड 23 आता है फ्रॉम फादर साइड से। ये गैमेट के फॉर्म में आता है। तो चलिए, क्रोमोजोम्स जो बना होता है इसमें दो चीज होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा कौन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो डीएनए के बारे में ही हम यहाँ स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। डीएनए निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है और डीएनए का आप स्ट्रक्चर इस तरीके से आपने देखा होगा। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर इस तरह से क्यों है, इस पर कंप्लीट रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। और बीच बीच में ऐसे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डीएनए मुझे पढ़ना क्यों जरूरी है? डीएनए इस वजह से भी पढ़ना है कि डीएनए पे कुछ स्पेशल फंक्शनल एरिया पाया जाता है जिसे हम जीन कहते हैं, और इसी जीन से कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है। कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड होता है। कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे कि किसी के कोई भी बच्चे हैं तो वो अपने माता पिता से मैच करते हैं। क्यों मैच करते हैं? क्योंकि अगले जनरेशन में जो कुछ भी जाता है वो गैमेट के जरिए क्रोमोजोम्स जाता है। गैमेट के जरिए क्या जाता है? क्रोमोजोम्स जाता है। 23 फ्रॉम मैटरनल साइड यानी मदर के साइड से एंड 23 क्रोमोजोम्स फ्रॉम द फादर साइड्स, और दोनों जाकर के जाइगोट बनाता है। और जाइगोट से ही, यानी दोनों गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट के जरिए ही न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है।
यूट्रस के इनसाइड में। आपने इतना जानकारी हासिल किया होगा। तो एक्चुअली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा कौन रहा है, तो वो जाने वाला है क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है और होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए पे ही जीन होता है, यानी फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए which is capable of the expression of the character is known as जीन। और इसी जीन के जरिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर चला जाता है। यानी आप देखते होंगे कि जिसके माता पिता लंबे हैं, टॉल हैं, तो उनके ऑफ स्प्रिंग यानी उनके बच्चे हमेशा क्या होंगे, ज्यादा चांस है कि टॉल ही होंगे। यदि जिनके माता पिता का रंग व्हाइट है तो उनके बच्चों का भी, यानी पूरा का पूरा कुछ न कुछ कैरेक्टर माता पिता से बच्चों में जाता है। वो कैरी करने का काम करता है कौन, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम्स के साथ होता है डीएनए और डीएनए पे ही होता है जो जीन। और यही जीन के कारण हमारा जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस्ड होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो आज इस वीडियो सेशन में इस डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और ये स्ट्रक्चर में और क्या क्या इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, सारी बातों को एक एक कर करके बात करेंगे। तो चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पे ही आ जाएं। बात कर रहे थे हम लोग किस चीज पे, डीएनए पे। तो चलिए डीएनए का जो टर्म दिया गया था, डिस्कवर किया गया था एफ मीसर के थ्रू, और डीएनए टर्म वाज गिवन बाय जेचेरिस। डीएनए जो आपका बना होता है उसमें तीन चीज होता है, कंपोजिशन डीएनए का तीन चीज होता है। एक होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन एटम से बना हुआ ये शुगर होता है। डीऑक्सीराइबोज इस वजह से कहते हैं कि थर्ड पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उससे एक ऑक्सीजन इस शुगर में लॉस हुआ होता है। जैसे देखिए पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर में कितने कार्बन एटम होना चाहिए, 5 कार्बन एटम। तो चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, और ये हो गया कौन सा, 5वां कार्बन एटम हो गया। और ये जो पेंटोज शुगर है, जो राइबोज शुगर होता, तो उसमें फर्स्ट कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम के बीच में एक ऑक्सीजन का ब्रिज होता है। तो जो साइक्लिक मेंबर ये हुआ पेंटोज शुगर का, इसमें टोटल मेंबर होता है 1 2 3 4 5, और 5th पोजीशन पे एक कार्बन ऐसे इसमें होता है। ठीक है, तो ये 5 कार्बन एटम का हो गया। और देखिए इसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों कहेंगे, कि सेकंड पोजीशन पे यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तब इसे हम कहेंगे राइबोज शुगर। ध्यान से सुनिएगा, तब इसे क्या कहेंगे, राइबोज शुगर। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द शुगर है। लेकिन यही जो सेकंड पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड है, इसमें से हम इस ऑक्सीजन को यहाँ से हम हटा दें तो केवल रह जाएगा कौन, हाइड्रोजन। तो ये अब शुगर हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द शुगर इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। और ये 5 कार्बन एटम का होता है और ये डीएनए बनाने में मदद करता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। वही राइबोज शुगर आरएनए के फॉर्मेशन में मदद करता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी डीएनए का एक कंपोनेंट है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि 5 कार्बन एटम से बना हुआ होता है। सेकेंड हो गया नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेज। ये 2 तरीके का होता है, प्यूरीन होता है और पायरिमिडीन। ये दोनों प्यूरीन और पायरिमिडीन का पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर हमने इससे पहले वाले वीडियो सेशन में, जिसका हेडिंग है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें मैंने चर्चा किया है। आप वहां डिटेल में जाकर देख लें तो अच्छा होगा। लेकिन आप यहाँ देखिए कि नाइट्रोजनस जो बेस होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेज, जो डीएनए में पाए जाते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन 2 टाइप का हुआ। प्यूरीन भी होता है 2 तरीके का, एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। ये कॉमन होता है डीएनए और आरएनए में। प्यूरीन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी डीएनए का स्ट्रक्चर होगा,
तो भी प्यूरिन एडेनिन हो सकता है, उसमें होता ही है, और गुआनिन होगा। पायरिमिडीन जो है वो होता है कौन, साइटोसिन और थाइमीन। थाइमीन केवल डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता। थाइमीन के जगह पे आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और तीसरा जो मेंबर हो गया वो कौन सा है, फॉस्फेट। तीसरा मेंबर कौन सा है, फॉस्फेट। तो अभी आपने क्या देखा कि डीएनए में 3 कंपोनेंट हुआ। पहला डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। सेकंड हो गया आपके पास कौन सा, नाइट्रोजिनस बेसेज, जिसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन हो गया। प्यूरिन होता है एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिडीन होता है थाइमिन एंड साइटोसिन। तीसरा आपने पढ़ा क्या कि H3PO4 के फॉर्म में इसमें होता है फॉस्फेट। अब आप इसके अरेंजमेंट को देखिए कि डीएनए में इन सबों का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। अरेंजमेंट कहने का मतलब कि जैसे हमारा पूरा बॉडी एक सिर, एक पूरा ये सब 2 हाथ 2 पैर इन सबों से बना हुआ है, तो ये कैसे कैसे जुड़ा हुआ है आपस में। यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर प्यूरिन से किस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है, वो फॉस्फेट से कैसे आपस में जुड़ा हुआ है, और कैसे जुड़कर करके ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है डीएनए का, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अरेंजमेंट इसका देख लीजिए कि अरेंजमेंट कैसे होता है। अरेंजमेंट, तो फर्स्ट अरेंजमेंट देखिए, शुरुआत दौर में क्या होगा कि ये है हमारे पास, ये है पेंटोज शुगर। पेंटोज में टोटल कार्बन एटम है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये हो गया पेंटोज शुगर। और डीऑक्सीराइबोज शुगर हम तभी कहेंगे जब इसके सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड नहीं हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर के पहले कार्बन एटम से, ये फर्स्ट कार्बन एटम है, पहले कार्बन एटम से नाइट्रोजिनस बेसेज आकर के जुड़ेगा। एडेनिन जुड़ सकता है, कोई एक ही नाइट्रोजिनस बेसेज जुड़ेगा, या तो एडेनिन, या तो गुआनिन, या तो थाइमिन, या तो साइटोसिन। तो हमने यहाँ क्या किया है कि केवल एडेनिन को यहाँ ऐड किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नाइट्रोजिनस बेसेज डीऑक्सीराइबोज शुगर की किस पोजीशन से ऐड होता है, तो फर्स्ट पोजीशन से ऐड होता है। अब क्या है, H3PO4 जो लिंकर का काम करता है, ये फॉस्फेट के रूप में 5वें कार्बन एटम से क्या होता है, एडेड होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या देखा, आपने देखा कि सबसे पहले शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस आकर के जुड़ा, तब ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। और जब इसी डीऑक्सीराइबोज शुगर से कोई नाइट्रोजिनस बेस यहाँ एडेनिन ऐड किए हैं, और इससे आकर के कोई फॉस्फेट भी जुड़ जाता, तब ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो एक्चुअली जो डीएनए होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक अरेंजमेंट से ऐड होंगे तो बनाएगा क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होता है हमारा क्या, डीएनए होता है। तो डीएनए कब कहेंगे, जब डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। और आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है जब उसमें राइबोज शुगर कंटेनिंग कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाए, तब हम कहेंगे आरएनए। और डीऑक्सीराइबोज कंटेनिंग कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाए, तब कहेंगे डीएनए। तो देखिए, और अरेंजमेंट को बढ़ाते हुए अब ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे डीएनए बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, सेकंड अरेंजमेंट। ये तो फर्स्ट अरेंजमेंट था जिसमें आपने देखा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। सेकंड अरेंजमेंट डीएनए के बनने के प्रोसेस में ही देखिए, ये है हमारे पास कोई डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि डीएनए बना रहे हैं।
सेकंड पोजीशन पे एच ओ एच नहीं लिखेंगे, बार बार हौच पौच हो जाएगा। तो एक शुगर मॉलिक्यूल्स है, ये है हमारे पास दूसरा शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि इसके फर्स्ट पोजीशन से ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और ये कौन सा है, फिफ्थ है। फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड है, फोर्थ है, और ये कैसा है, फिफ्थ कार्बन एटम है। तो देखिए फर्स्ट कार्बन एटम से कोई नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है, हमने यहाँ ऐड कर दिया कौन, एडेनिन। इस जगह पे ऐड कर देते हैं गुआनिन। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कहने का मतलब प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन के जगह पे एडेनिन गुआनिन होगा, पायरिमिडिन के जगह पे साइटोसिन होगा, थाइमिन होगा, यूरासिल नहीं होगा। यूरासिल आरएनए में होता है। अब 5वें नंबर कार्बन एटम से आकर के कोई फॉस्फेट ऐसे जुड़ जाएगा। अब होगा क्या कि फॉस्फेट तो है H3PO4 के फॉर्म में, तब जो ऊपर वाला जो है आपके पास ये जो शुगर का जो तीसरा कार्बन एटम है, फिफ्थ कार्बन एटम पे जो फॉस्फेट है, इसके साथ मिलकर के एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रिलीज होगा। और ये जो नए तरीके का इस जगह पे जो बॉन्ड बनेगा, आपको याद रखना है कि इस बॉन्ड का एक स्पेशल नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या इसका नाम है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनने के समय एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिलीज होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा है क्या कुछ समय पहले कि जब कोई डीऑक्सीराइबोज शुगर नाइट्रोजनस बेसेज आपस में जुड़ते हैं तो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। लेकिन यही न्यूक्लियोसाइड के साथ यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और कौन, ये फॉस्फेट आपस में रहेगा तब कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तब कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ गया है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक शुगर मॉलिक्यूल्स का तीसरा कार्बन एटम होता है और दूसरे का 5वां कार्बन एटम होता है। तो दोनों के बीच में बना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। अब देखिए दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाए तब इसे हम कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली और भी इससे इस तरीके से क्या हो जाता, शुगर, नाइट्रोजनस बेसेज थाइमिन ले लेते हैं और इस जगह पे कोई फॉस्फेट और ये भी इसका तीसरा प्राइम और इसका 5वां प्राइम आपस में जुड़ जाता, तब ये कहलाता ट्राई न्यूक्लियोटाइड। तो इस वजह से इसका तीसरा और आगे जोड़ पाता, इसका 5वां ऊपर और ऐड कर पाएगा। तो ढेर सारे जब न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, 3 ट्राई न्यूक्लियोटाइड हो गया और भी 4, 5, 6 ढेर सारा ऐसे जुड़ता चला जाता, तो ये कहलाता आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। लेकिन ये अभी डीएनए नहीं है क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड यहाँ बनाया है। ठीक है, तो अब थर्ड अरेंजमेंट में हम देखते हैं कि क्या होगा। तो थर्ड अरेंजमेंट में चलिए अब समझते हैं। इसी तरीके से आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि अब इसे हम शॉर्ट में थोड़ा सा बना लेते हैं। थर्ड अरेंजमेंट देखिए डीएनए कैसे बनता है, उसका थर्ड अरेंजमेंट में देखिए। आपने देखा कि डीऑक्सीराइबोज शुगर है, कोई नाइट्रोजनस बेस है और उसके 5वां कार्बन एटम से कोई फॉस्फेट एडेड है। ये दूसरा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एडेनिन ही ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 2 बार एडेनिन ना आए, आएगा 2 बार भी आ सकता है। इसमें थोड़ा सा हम बदलाव भी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ ले लेते हैं गुआनिन और इससे जुड़ा हुआ था कौन, फॉस्फेट। तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड कब कहेंगे, जब फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसेज आपस में जुड़े रहेंगे तब वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड।
यहाँ साइटोसिन है, यहाँ फॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ कौन हो गया, फॉस्फेट हो गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यहाँ थायमिन है और ये फॉस्फेट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका तीसरा कार्बन एटम और इस शुगर का पांचवा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये इसी तरीके से ये 3 प्राइम बनाता फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये पांचवा नंबर कार्बन एटम है तो इसे हम कहेंगे 5 प्राइम। ठीक है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया 1। ठीक है, सिमिलरली कोई और पॉलीन्यूक्लियोटाइड इस तरीके से होता, मान लीजिए कि यहाँ थायमिन होता, यहाँ शुगर होता और यहाँ कोई फॉस्फेट होता, यहाँ साइटोसिन होता, यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर और यहाँ फॉस्फेट, यहाँ गुआनिन होता, यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर और ये फॉस्फेट, यहाँ थायमिन होता, यहाँ शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता और ये फॉस्फेट, और यहाँ एडेनिन होता और डीऑक्सीराइबोज शुगर और यहाँ फॉस्फेट होता। तब क्या होगा कि इसका 3 प्राइम तो ऊपर ऐसे हो जाएगा और इसका पांचवा कार्बन एटम इसके तीसरे कार्बन एटम से, कलर चेंज कर देते हैं, ये ऐसे 5 प्राइम 3 प्राइम से 5 प्राइम 3 प्राइम से 5 प्राइम 3 प्राइम से 5 प्राइम 3 प्राइम से, यानी ये हो जाता 5 प्राइम और ये हो जाता 3 प्राइम से। तो ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया 2, पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि इसका तीसरा और इधर पांचवा तो ऐसे खींचना चाहिए था। तो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा डीएनए के केस में कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1 और पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 जब नजदीक नजदीक आएगा तो एक का रखना है ये 5 प्राइम, तो दो इस तरफ आपको करना पड़ेगा कौन सा 3 प्राइम, और ये जब 3 प्राइम है तो ये करना पड़ेगा 5 प्राइम। ये एंटी पैरेलल होता है और क्यों होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरा कंफ्यूजन ये हुआ होगा कि एडेनिन है तो यहाँ एडेनिन क्यों नहीं ले लिए, थायमिन ही ले लिए। तो एक्चुअली होता है क्या कि एडेनिन है प्यूरिन, और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्गप्स। चार्गप्स ने कहा था कि प्यूरिन के साथ कोई ना कोई क्या आएगा, पायरिमिडीन आएगा। प्यूरिन के साथ कौन आता है, पायरिमिडीन आएगा, और प्यूरिन जब एडेनिन हो तो उसके साथ थायमिन ही आएगा क्योंकि दोनों का पोलैरिटी मैच करता है। और जब एडेनिन के सामने थायमिन आता है तो डबल बॉन्ड बनाता है। ये मेरा नहीं कहना था, ये कहना था चार्गप्स का। सिमिलरली जब गुआनिन आएगा तो उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ कौन आएगा, साइटोसिन आएगा। यानी ये प्यूरिन है तो ये पायरिमिडीन। चार्गप्स का कहना था कि एक प्यूरिन के साथ एक पायरिमिडीन आएगा। दूसरा कहना था कि एडेनिन के साथ थायमिन ही आएगा और इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। गुआनिन के साथ साइटोसिन आता है और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में एक सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए। ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये हैंड और ये हैंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दूर रखेंगे अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। और पास लाएंगे तो यहाँ अट्रैक्ट करेगा, और हद से ज्यादा भी सटा दिए तब भी बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ गए। तो जब इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में यदि डिस्टेंस हो कितने का, 20 एंगस्ट्रम का, कितने का डिस्टेंस हो 20 एंगस्ट्रम का, तभी एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, थायमिन एडेनिन के साथ क्या, डबल बॉन्ड बनाएगा। समझ गए। अब आप यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कंप्लीट रूप से डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को आप किताबों में ऐसे देखते होंगे। ये पूरा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ये जो पार्ट है इसको लोग ऐसे दिखाते हैं, ये दूसरे वाले पार्ट को ऐसे दिखाते हैं,
ठीक है, इसमें फॉस्फेट हो गया और शुगर हो गया। ये एडेनिन के जगह पे यहाँ ऐसे और ऐसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड दिखाया जाएगा हाइड्रोजन। तो बीच बीच में जो नाइट्रोजनस स्पेसेज है उसके बीच के बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आप डीएनए इसी तरीके का देखते होंगे। और क्या देखते हैं, ये 5 प्राइम हो गया और ये कैसा 3 प्राइम हो गया, और ये हो जाएगा 3 प्राइम और ये हो जाएगा कैसा 5 प्राइम होगा। अब चूंकि ये लेंथ काफी बढ़ जाएगा, तो काफी लेंथ बढ़ जाने की वजह से आप ही सोचिए कि इसी तरह का लेंथ खूब बढ़ा तो ये ट्विस्ट कर जाएगा। तो ट्विस्ट करने की वजह से डीएनए आप इस तरीके से देखते होंगे किताबों में। तो ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, और इसका जस्ट एंटी पैरेलल ये 3 प्राइम हो जाएगा और ये 5 प्राइम, और इन सबों के बीच में ये जो ऐसे देखते होंगे ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए का आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक चीज आपको और क्लियर कर दें कि यहाँ 5 प्राइम हुआ है तो यहाँ 3 प्राइम क्यों। तो चलिए इस बात का डिस्कशन अब हम कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ 5 प्राइम है तो दूसरी तरफ। देखिए ऐसा इस वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ है। चलिए देखिए, ये है हमारे पास एक कोई पेंटोज शुगर है इस तरीके से, इधर है नाइट्रोजनस स्पेसेज एडेनिन, और इस जगह पे है कोई फॉस्फेट, ये दूसरा शुगर है। इसी तरीके से आप समझ जाइएगा कि ढेर बहुत ये लंबा चेन होता है, 2.2 मीटर का होता है डीएनए। एक सेल में जब हम देखते हैं तब इसका लेंथ, तो ये फॉस्फेट हो गया। यहाँ मान लेते हैं कि थाइमिन है, इसका तीसरा कार्बन एटम और इसका 5वां के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये 5 प्राइम आगे बनाता हुआ चलेगा और 3 प्राइम ये आगे बनाता हुआ चलेगा। यदि सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ करें ऐसे, तो देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये कौन सा हो गया 5वां नंबर का कार्बन एटम जिससे फॉस्फेट है, और इधर कोई नाइट्रोजनस स्पेस एडेनिन है तो कौन आएगा, थाइमिन आएगा। तो देखिए ये नाइट्रोजनस स्पेस और ये नाइट्रोजनस स्पेस सामने सामने होना चाहिए था, सामने सामने नहीं है तो इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस वजह से ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स होता है दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, ये होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहने का मतलब ये आपको इस तरीके से ये शुगर मॉलिक्यूल्स दिखेगा। देखिए ओरिएंटेशन 180 डिग्री पे चेंज कर गया। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन एटम, ये थर्ड, और ये कौन सा फोर्थ, और ये हो जाएगा कौन सा 5 जिस पर है एडेड कौन फॉस्फेट। क्लियर। अब इस जगह पे यदि थाइमिन आता है तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका 3 प्राइम ऊपर ऐसे ये जाएगा और इसका ये कौन सा प्राइम जाएगा 5 प्राइम जाएगा। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना होना चाहिए 20 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। इसी वजह से ये 5 प्राइम होता है, तो ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम है तो इसका जस्ट अपोजिट ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम होगा। अब क्लियर हो गया होगा कि एंटी पैरेलल अरेंजमेंट डीएनए में क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए और आगे हम बढ़ते चलते हैं। डीएनए के बारे में, आपको डीएनए के बारे में इतना दूर तक है पता चल गया होगा। आप यदि नोट करते रहते तो और अच्छे से सीखते रहते। तो चलिए देखते हैं कि कौन से पेज पे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे कर करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ चला गया, हाँ डीएनए हो गया, ये हो गया हमारे पास। हाँ अब यहाँ देखिए ये सारा अरेंजमेंट आपको हम बता चुके हैं। थोड़ा डिटेल में चलिए अब आप यहाँ जल्दी जल्दी से देख लीजिए। हाँ देखिए सेकंड अरेंजमेंट में ये अभी आपको जस्ट हमने पढ़ाया है, थोड़ा और बड़ा कर लें। चलिए पढ़ने के लिए तो पेशेंस से तो मूवी है नहीं, पेशेंस रखना पड़ेगा। सेकंड अरेंजमेंट में देखिए ये शुगर था, एडेनिन था, फॉस्फेट था,
तो इसके जस्ट सामने थायमीन आया, सुगर आया, फॉस्फेट आया, ये पूरा क्लियर हो गया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1, पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 20 एंगस्ट्रॉम का। तो देखिए मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गया। ये सेम चीज को हमने यहाँ ड्रॉ किया है, फॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबोज सुगर है, एडेनिन है। और देखिए एंटी पैरेलल हो गया। ये जो अरेंजमेंट इधर से ऊपर, नीचे से ऊपर ऐसे गया है, ठीक ये अरेंजमेंट इसका क्या हो गया, अपोजिट हो चुका है। यानी 360 डिग्री पे ये 180 डिग्री पे अपोजिट हो गया। ये 5 प्राइम तो ये 3 प्राइम, और 3 प्राइम तो 5 प्राइम। ये क्लियर हो गया है, आपको बता चुके हैं। तो देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए, ये पॉली सब हो चुका है, ठीक है। अब आपके सिलेबस में जो एक पढ़ना है वो है बी डीएनए के बारे में पढ़ना है। तो बी डीएनए के बारे में चलिए डिटेल में आप देखिए। यहाँ से आपका हेडिंग जो है वो थोड़ा सा बदल गया है, और हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ बी डीएनए के बारे में कुछ आप बताइए, कुछ लिखिए। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो ये बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है बी डीएनए का। कैसा स्ट्रक्चर है, बी डीएनए का। डीएनए कई तरीके का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन आप बी डीएनए के बारे में अभी आप पढ़ लीजिए, थोड़ा दया करिए। तो बी डीएनए का परिचय हो गया कि ये राइट हैंडेड होता है, 360 डिग्री पे इसका कर्वेचर होता है, और हर एक कर्वेचर पे कितना, 10 बेस पेयर पाया जाता है। ये कॉमन फॉर्म है किस चीज का, डीएनए का, जिसे हम बोलते हैं बी डीएनए, ठीक है। तो बी डीएनए बनाते समय हमने क्या किया है कि यहाँ एक इमेजिनरी एक्सिस लिया है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, और डायग्राम में ऑलरेडी ड्रॉ है, बनाएंगे तो हटपच होगा। देखिए ये जो लाइन आप, जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। आप कहीं बाजार में देखे होंगे कि बीच में एक रॉड होता है जहां स्पेस कम होता है, उसके चारों तरफ ऐसे से गोल 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 टाइप का सीढ़ी होता है, जिसपे आप चढ़ चढ़ के ऐसे जाते होंगे। बाजार में गए होंगे तो देखे होंगे जहां स्पेस कम है और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे भी दुकान बना करके कोई रखा है, तो ऐसा कहीं कहीं दिखाई देता है। तो बीच में जो लोहे का रॉड होता है वो इमेजिनरी एक्सिस, उसे मान के हम चल रहे हैं, ठीक है। फिर डीएनए का ये स्ट्रैंड हमने लिया है, ये 3 प्राइम वाला, और ये आगे बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ कौन सा आ गया है, ये आ गया है 5 प्राइम पे, सॉरी 3 प्राइम है, तो इस तरफ कौन जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्राइम, और ये हो जाएगा 3 प्राइम, ठीक है। वो गलती से लिखा हुआ, सुधर गया है, क्योंकि अब यहाँ 5 प्राइम है, तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ हो जाएगा 5 प्राइम। ये ऐसे गोल घुमा हुआ है, ठीक है। तो इमेजिनरी एक्सिस के से आप जब कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ जगह खाली है, यहाँ थोड़ा कम जगह खाली है, फिर इस जगह पे ज्यादा ये खाली जगह है, और यहाँ थोड़ा सा कम खाली जगह है। तो इमेजिनरी एक्सिस से जहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो इस पॉइंट का, तो इसे कहते हैं मेजर ग्रुप। क्या कहेंगे, ज्यादा है तो मेजर ग्रुप कहेंगे, या इसे कहेंगे डीप ग्रुप। और ये ग्रुप होता है 22 एंगस्ट्रॉम का, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। फिर देखिए, फिर इसके बाद ये कम डिस्टेंस है, तो ये कहलाएगा माइनर ग्रुप, और कहलाएगा सेलो ग्रुप, और ये होता है 12 एंगस्ट्रॉम का। कितना का होता है, ओनली 12 एंगस्ट्रॉम का। फिर अल्टरनेट मिलता है, मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप, फिर अगेन मेजर ग्रुप, फिर माइनर ग्रुप। तो देखिए एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप के बीच में, देखिए ये मेजर ग्रुप है और ये मेजर ग्रुप है, यहाँ से एक मेजर से दूसरे मेजर के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 टर्न। क्या बोलते हैं, 1 टर्न। या एक माइनर से दूसरे माइनर के बीच के डिस्टेंस को भी बोलते हैं 1 टर्न। यानी 1 टर्न आप कब कहेंगे, एक मेजर से दूसरे मेजर ग्रुप के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 टर्न, या 1 माइनर से दूसरे माइनर के बीच में बोलेंगे 1 टर्न। 1 टर्न के बीच में 10 बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर। ये 360 डिग्री एंगल पे पूरा ऐसे रोटेट हो जाता है,
और ये राइट हैंडेड में क्या होता है, ऐसे रोटेशन होता है, तो ये राइट हैंडेड होता है। ये परिचय है बी डीएनए का। और बी डीएनए के बीच में जो नाइट्रोजिनस बेसेज होगा, हर एक वन टर्न पे 10 नाइट्रोजिनस बेसेज होंगे। तो आप काउंट कर लीजिए, एक के बीच में ये हर एक को एक स्टेप्स, इसको स्टेप्स कह रहे हैं, ठीक है। ये जो बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में है, हर एक नाइट्रोजिनस बेसेज के बीच में है। एडेनिन थाइमिन होता तो डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन होता तो ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन वैसे करके इसे हम दिखाते नहीं है। तो टोटल काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये हो गया कौन सा 5, एक 5 और दूसरा ये 1 2 3 4 5, यानी वन टर्न में कितना नेट ये बेसेज हो गए 10। तो इसे हम बोलते हैं स्टेप्स, यानी बेस पेयर। और बैकबोन, जो ये जो बैकबोन हुआ, इसमें शुगर और फॉस्फेट को हम लोग कंसिडर करते हैं और इसे बोलते हैं बैकबोन। और बी डीएनए का जो बैकबोन होता है वो स्मूथ होता है, वही जब हम जेड डीएनए देखेंगे तो उसका बैकबोन जिगजैग होता है। तो बैकबोन जब पढ़ाते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब हम स्मूथ कहेंगे और कब हम जिगजैग कहेंगे। तो और देखिए, ये नाइट्रोजिनस बेसेज के बीच में बॉन्ड तभी बनेगा जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो, 20 एंगस्ट्रॉम का हो। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, बी डीएनए। आगे देखते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ाने चले हैं, तो चलिए पूरा पढ़ा ही लें। बी डीएनए के बाद अब कुछ कॉमन बातें। तो डबल बेसिक मॉडल ऑफ डीएनए क्या क्या है, चलिए इस पर थोड़ा सा एक झलक हम लोग देख लें। देखिए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में आप डिटेल में जब जान चुके हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल पार्ट जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए आप सीधा सीधा बना सकते हैं कौन सा, बी डीएनए के बारे में आप ध्यान में रखिएगा। बी डीएनए का जो स्ट्रक्चर था डबल हेलिक्स था ऐसे, ठीक है। उसी के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट। इसको प्रपोज किया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने, जो कि आपको याद रखना है। इस मॉडल के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। अकेले नहीं मिला था, विल्किंस भी नोबेल प्राइज लेने में कंट्रीब्यूशन उनका भी था। प्रपोज किया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आप बताइए, तो आप बता दीजिएगा। डीएनए अब जो पढ़े हैं वही सब है। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपने देखा था एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दूसरा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना देखा था, 20 एंगस्ट्रॉम का। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब ये हो गया कि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन था, थाइमिन, और गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन था, साइटोसिन। एंटी पैरेलल कहने का मतलब हो गया कि एक का 5 प्राइम तो दूसरे का 3 प्राइम, तो इधर 3 हो गया तो ये हो जाएगा 5 प्राइम और ये हो जाएगा 3 प्राइम, तो ये एंटी पैरेलल हो गया। इन बोथ स्ट्रैंड, यानी ये और ये दोनों स्ट्रैंड में डीएनए, डायरेक्शन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज अपोजिट। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, एक का 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो दूसरे का था 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर हो रहा है। बोथ स्ट्रैंड्स आर, दोनों जो स्ट्रैंड था बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो बोथ स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था, ये एक्चुअली बॉन्ड कैसा था, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का एक खासियत होता है, कंडीशन है कि एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरे तरफ फोन होना चाहिए, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, या तो क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
तो बोथ स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेस ऑफ द बोथ स्ट्रैंड। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ देखिए एडेनिन जो कि प्यूरिन है किसके साथ, पाइरिमिडीन के साथ बॉन्डेड होगा डबल बॉन्ड से। गुआनिन जो कि प्यूरिन है पाइरिमिडीन से बॉन्डेड है ट्रिपल बॉन्ड से। पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। अब जब आप एकेडमिक एग्जाम देंगे तो एकेडमिक एग्जाम में आपको अलग से ये पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी इस पर आप नजर बना करके रखेंगे। देखिए अलग से यहाँ चारगप्स इक्विवेलेंसी रूल पढ़ चुके हैं, लेकिन लैंग्वेज में जरा देख लें। इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल amount of purine nucleotide is equal to the amount of pyrimidine nucleotide। क्यों? जितना एडेनिन होगा उतना ही ना थाइमिन होगा, तो जितना प्यूरिन होगा उतना ही अमाउंट होगा किसका, पाइरिमिडीन का। जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन, यानी जितना प्यूरिन होगा अमाउंट में उतना ही साइटोसिन होगा। इसी बात को किसने कहा था, चारगप्स ने कहा था। तो इसे कहा गया चारगप्स इक्विवेलेंसी रूल कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में जितना प्यूरिन का अमाउंट होता है उतना ही पाइरिमिडीन का अमाउंट होता है, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स, यानी अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू द पाइरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स। और भी देखिए वही स्टेटमेंट उसी में पढ़ रहे हैं। तो एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री में यदि थाइमिन आता है और गुआनिन का साइटोसिन आता है तो दोनों का सम भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये कौन सा रूल है, चारगप्स इक्विवेलेंसी रूल है। अब इसी को रेशियो में ले लीजिए, एडेनिन गुआनिन डिवाइडेड बाय थाइमिन एंड साइटोसिन, तो इसका रेशियो हमेशा क्या आता है, यूनिटी 1 आता है। कौन से रूल पढ़ रहे हैं, चारगप्स इक्विवेलेंसी रूल। बेस रेशियो एडेनिन और थाइमिन का, जो एडेनिन और थाइमिन का जो सम होगा, यानी एडेनिन आपका प्यूरिन है और ये पाइरिमिडीन का सम डिवाइडेड बाय प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन का सम हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन स्पीशीज के लिए। यानी अलग अलग स्पीशीज के लिए ये जो रेशियो है वो बदल जाएगा। तभी हम लोग क्या कर पाते हैं, इसी रेशियो के जरिए कोई मांस का टुकड़ा मुझे मिलता है तो इस रेशियो पे पहुंच जाते हैं, उसके क्रोमोसोम्स को निकालते हैं, उससे डीएनए को निकालते हैं, एडेनिन थाइमिन गुआनिन का साइटोसिन का रेशियो निकालते हैं और पता कर लेते हैं कि ये जो मीट मिला है वो किस जानवर का है, क्योंकि सबका ये रेशियो का वैल्यू कांस्टेंट होता है और पहले से जिस चीज पे शक किया जाता है उस चीज का पहले से डेटा हमारे पास होता है। समझ गए इस बात को। अब आप आगे देखिए, ये था चारगप्स रूल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चारगप्स रूल के बाद यदि आप समझ गए होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक जो कॉमन बात है बोला जाता है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मना है तो कर दीजिए। हाँ, पढ़ रहे हैं अभी तक हम लोग कौन सा, चारगप्स रूल, और उसी के पॉइंट पे डिस्कस करते चल रहे हैं। चलिए कर ही लेते हैं, डीएनए के बारे में जब बात ही कर रहे हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे कैसे किस चीज को हम पकड़ेंगे, ये सब क्वेश्चन है आपका, ये सब नीट का क्वेश्चन है, एक तरीके से सारा क्वेश्चन है। डीएनए समाप्त हो चुका है, चारगप्स रूल समाप्त हो चुका है, ये सब को नोट में रख सकते हैं। एडेनिन और थाइमिन का जो सम है यदि ग्रेटर देन आ जाए गुआनिन साइटोसिन से, तो वो जो डीएनए होगा वो होगा यूकैरियोटिक डीएनए। लेकिन वही एडेनिन थाइमिन का सम जो है वो गुआनिन साइटोसिन से उसका वैल्यू क्या हो जाए, घट जाए, तो वो होगा कौन सा, प्रोकैरियोटिक डीएनए। याद रखिएगा। तो देखिए इसमें एडेनिन और थाइमिन का अमाउंट ज्यादा है, इस वजह से यूकैरियोटिक डीएनए को हम बोलते हैं एडेनिन थाइमिन टाइप ऑफ डीएनए, और इसमें गुआनिन और साइटोसिन का अमाउंट ज्यादा है, तो इसी वजह से प्रोकैरियोटिक डीएनए को हम बोलते हैं गुआनिन साइटोसिन टाइप ऑफ डीएनए। ठीक है। बेस रेशियो इसका होगा मोर देन 1, क्योंकि बेस रेशियो में एडेनिन और थाइमिन ऊपर होता है और गुआनिन साइटोसिन क्या होता है,
नीचे, इसका वैल्यू ज्यादा, इसका वैल्यू कम, तो बेस रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, मोर देन 1, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बेस रेशियो इज लेस देन 1। तो इस तरीके से कोई एनिमल के बारे में नहीं तो यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए का तो आप क्या कर सकते हैं, डीएनए पहचान सकते हैं कि यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक। तो देखिए वन है क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो डीएनए का होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन गुआनिन साइटोसिन कंटेंट। तो गुआनिन साइटोसिन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में होता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए को मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसी वजह से जो बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें गुआनिन साइटोसिन ज्यादा होता है। इस वजह से बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। और उसमें आपने एक नाम सुना होगा बैक्टीरिया का, जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये जनरली थर्मल, ये वेंट्स में पाए जाते हैं, यानी गर्म झरनों में पाए जाते हैं। और इससे एक एंजाइम निकाला जाता है टैग पॉलीमरेज, जिसका इस्तेमाल हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। तो गुआनिन साइटोसिन का कंटेंट यदि ज्यादा हो तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। टीएम का मतलब हो गया टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। तो टीएम टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग प्रोकैरियोटिक डीएनए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए। डीएनए एब्जॉर्ब यूवी रेज मींस 2600 अंगस्ट्रम के वेवलेंथ के ये यूवी रेज को डीएनए क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो कभी भी डीएनए को यूवी रेज के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसमें म्यूटेशन आ जाएगा, बदलाव हो जाएगा। और उस बदलाव का परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अच्छा कम, बुरा ज्यादा होता है। तो म्यूटेशन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। आगे देख लीजिए, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। आप ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर यदि डीएनए को दे देंगे तो दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है टूट जाएगा। तो वो अपने प्रकृति को क्या कर देगा, नेचर को खो देगा। तो कोई अपने नेचर को यदि खो देता है तो उसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। और डीएनए में ऐसे करेंगे तो डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए कहलाएगा। तो डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए अलग से टॉपिक आता है एग्जाम में। डीएनए मॉलिक्यूल्स को जब 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे तो दोनों स्ट्रैंड बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा एक दूसरे से ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और वही टेम्परेचर को हम घटा देंगे और दोनों पास पास में रहा तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो ज्यादा टेम्परेचर पे यहाँ क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। एंड व्हेन denatured DNA molecules is placed at normal temperature, then both strands of DNA are attached and recoiled to each other. It is called renaturation of DNA. तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक आप काफी अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो टाइप ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे और वो अच्छे तरीके से बात करेंगे। थोड़ा इसको दिखा देते हैं आपको। अगले दिन क्या पढ़ाएंगे, अगले दिन जो थर्ड जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन, टाइप ऑफ डीएनए। एक दो पॉइंट और है कि हिस्टोन प्रोटीन ऑक्युपाइज मेजर ग्रुप्स, ये भी सवाल है, ऑफ द डीएनए एट 30 डिग्री एंगल। मेजर जो ग्रुप है वहां सबसे ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन होता है। और बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड हिस्टोन इज कॉल्ड सॉल्ट लिंकेज, जहां मैग्नीशियम आयन का कंटेंट क्या होता है, ज्यादा। ये सब क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये इसका लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा, इस वजह से आप कंटिन्यू पार्ट 1। और यदि अच्छा लगता हो तो कमेंट कर देंगे तो और अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कुछ। ठीक है, तो यहीं पे हम अपनी वाणी को क्या देते हैं, विराम देते हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ।